मनरेगा स्कीम से आगे बढ़ने का टाइम आ गया है क्योंकि सरकार लेकर आ रही है विकसित भारत जी राम जी बिल। क्या ये गेम चेंजर साबित होगा या सिर्फ रीब्रांडिंग? मनरेगा 2.0 है या फिर उससे भी आगे? गांव, रोजगार और विकसित भारत, इन तीनों का क्या कनेक्शन है इस बिल के अनुसार? तो चलिए जानते हैं इस सेशन में। सो बनी रहिए इस सेशन के एंड तक। एंड हेलो एवरीवन, मैं मुस्कान एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी IQ जुडिशरी। तो स्टूडेंट्स, इस बिल के ऊपर पूरी जो डिबेट है, जो डिस्कशन हो रहा है, इस बिल के प्रोविजन क्या कहते हैं और क्या ये वाकई में मनरेगा स्कीम को यहाँ पे बदलने वाला है, तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए मैं आज आ गई हूं आपके सामने। इस पूरे बिल पर हम यहाँ पे जो है फोकस करने वाले हैं, क्या प्रोविजन है, सारी चीज़ों को सारी चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पे जानने वाले हैं। सो बिफोर प्रोसीडिंग विद द सेशन स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे अगर आप CUET PG LLM एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, इस एग्जाम के लिए अगर आप LLM करना चाहते हैं इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तो आप इस बैच में एनरोल हो सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड, दैट इज MUK100, MUK100, जिससे स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे डिस्काउंट भी मिलेगा और साथ ही साथ मेरी मेंटोरशिप मिलेगी। ये जो बैच है ये 20 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। एंड स्टूडेंट्स, अभी चल रही है यहाँ पे फाइनल माइल सेल स्टडी IQ की, और ये जो सेल है ये 18 दिसंबर तक है। अगर आप यहाँ पे उत्कर्ष जुडिशरी फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं, ब्रह्मास्त्र बैच लेना चाहते हैं, बिहार APO फाउंडेशन बैचेस लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड, दैट इज MUK100, जिससे आपको यहाँ पे मेरी मेंटोरशिप मिलेगी और साथ ही साथ डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। और ये मेरा है टेलीग्राम चैनल, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल मुस्कान मैम स्टडी IQ जुडिशरी। तो स्टूडेंट्स, आप इससे जुड़ सकते हैं एंड दिस इज माय नंबर, दैट इज 9667113879। अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स चाहिए है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं एंड कॉल भी कर सकते हैं। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं इस पूरे सेशन को, और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर ये बिल जो है ये चर्चा में बना क्यों है। क्योंकि अभी रिसेंटली कल ही यहाँ पे 16 दिसंबर को ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में ड्यूरिंग द विंटर सेशन। अब आपको यहाँ पे पता ही होगा कि अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, अभी यहाँ पे विंटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। और जैसे ही विंटर सेशन स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे बिल की बौछार हो चुकी है। एक पे एक बिल जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट किए जा रहे हैं लोकसभा में। और अब जो ये बिल आया है ये एक तरीके से इसीलिए कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है क्योंकि ये जो इतने साल पुरानी मनरेगा स्कीम चली आ रही है, इसको ये क्या कर रहा है, इसको ये बदलने वाला है। और इसी के कारण काफी सारे जो ऑपोजिशन के मेंबर्स हैं, ऑपोजिशन लीडर्स हैं, उन्होंने इस बिल को क्या किया है, अपोज किया है। और ये जो बिल है ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये जो बिल है ये प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। एंड it sparks political controversy. Opposition parties argued it weakens the Manrega's rights-based framework and remove the Mahatma Gandhi's name, while the government calls it an overhaul suited to the current rural needs. अब आखिर यहाँ पे जो ऑपोजिशन है वो इसीलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, काफी ज्यादा अपोज कर रहे हैं इस बिल का, क्योंकि मनरेगा स्कीम को हटाने के बाद ये जो बिल लेकर आया जा रहा है, दैट इज विकसित भारत जी राम जी बिल, इसमें कहीं पे भी महात्मा गांधी का नाम नहीं है। तो जो भी हमारे ऑपोजिशन लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जानबूझकर महात्मा गांधी का जो नाम है वो रिमूव करने की कोशिश की जा रही है। और इवन कई सारे लीडर्स तो ये भी कह रहे हैं कि जो मोदी सरकार है वो यहाँ पे महात्मा गांधी की आइडियोलॉजीज पर बिलीव नहीं करती है, उन्हें लाइक नहीं करती है, डिसलाइक करती है एक तरीके से। तो ये सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं ऑपोजिशन की तरफ से। बट ये जो एलिगेशंस हैं इनमें कितनी यहाँ पे ऑथेंटिसिटी है और एक्चुअली ये क्या है बिल, तो वो हम देखते हैं, तब आपको पता चल ही जाएगा कि क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो बिल है ये क्या है, इसका पूरा नाम क्या है। विकसित भारत जी राम जी बिल जो हम बोल रहे हैं, तो इसका जो पूरा नाम है दैट इज विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025।
जी रामजी बिल गारंटी फॉर रोजगार, ये आपको एम्प्लॉयमेंट गारंटी करने वाला है। एंड आजीविका मिशन दैट इज आपको ये लिवलीहुड का अधिकार भी देने वाला है, ग्रामीण बिल 2025। ठीक है, अब ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? इट इज अ न्यू रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड लिवलीहुड लॉ इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट दैट प्रपोजेस टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग मनरेगा 2005 विथ अ रीस्ट्रक्चर्ड एंड अपडेटेड फ्रेमवर्क। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि जब ऑलरेडी मनरेगा स्कीम है रूरल एम्प्लॉयमेंट को गारंटी करने के लिए, 2005 से चली आ रही है ये स्कीम, मनरेगा स्कीम। पहले तो 2005 में सिर्फ नरेगा स्कीम के नाम से इसको जाना जाता था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, लेकिन उसके बाद यहाँ पे महात्मा गांधी का नेम भी ऐड कर दिया गया था। और ये क्या करती थी? ये 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती थी उन अनस्किल्ड लेबर्स को, स्पेशली इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए स्पेसिफिकली इस स्कीम को लाया गया था। लेकिन अब ये जो बिल है ये स्कीम को यहाँ पे ओवर रूल करने की, मतलब एक तरीके से न्यू फ्रेमवर्क सेटअप करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, रूरल एरियाज में की प्रोविजंस क्या है बिल के? तो गवर्नमेंट का तो ये कहना है कि जैसे जैसे अब हमारा क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ये जो स्कीम है ये 2005 में लाई गई थी और अब ये आउटडेटेड हो चुकी है। तो अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, एडवांसमेंट्स बढ़ रहे हैं, अब हम यहाँ पे ये जो बिल लेकर आए हैं इससे और ज्यादा क्या होगा, इससे और ज्यादा रोबस्ट रूरल एरिया यहाँ, मतलब रूरल जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट फ्रेमवर्क है वो यहाँ पे डेवलप किया जाएगा और अच्छी तरीके से इसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा। तो इसी कारण से ये बिल लेकर आया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या प्रोविजंस यहाँ पे डाले गए हैं इस बिल में। तो सबसे पहले एक्सपांडेड द वर्क गारंटी, guarantee 125 days of wage employment per rural household each financial year up from 100 days under मनरेगा एक्ट। तो पहले का जो ये एक्ट था उसमें केवल और केवल आपको 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट गारंटी दी जाती थी। जो भी रूरल जो भी यहाँ पे यूथ पॉपुलेशन थी, जो भी यहाँ पे रूरल एरियाज में अनस्किल्ड लोग रहते थे, उनको यहाँ पे 100 डेज की जॉब गारंटी दी जाती थी सरकार के द्वारा। और अब इसको बढ़ाकर 100 डेज से 125 डेज रख दिया गया है। और ये जो मनरेगा स्कीम थी इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी थे कि जैसे अगर कोई शेड्यूल्ड ट्राइब वाले लोग हैं तो उनके लिए भी कुछ यहाँ पे एक्सेप्शंस दिया गया था कि भाई उनको 150 डेज दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे न्यू बिल में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, किसी भी तरीके के एक्सेप्शंस यहाँ पे नहीं बताए गए हैं जो मनरेगा स्कीम में बताए गए थे। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड चीज है दैट इज स्टैट्यूटरी पॉज ड्यूरिंग द पीक एग्रीकल्चरल सीजन। अब यहाँ पे सरकार का ये कहना है कि जब यहाँ पे पीक एग्रीकल्चरल सीजन आता है तो मनरेगा की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, हार्वेस्टिंग और ऐसी एक्टिविटीज में, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में शॉर्टेज ऑफ लेबर हो जाता है। तो उसी कारण अगर यहाँ पे पीक एग्रीकल्चरल सीजन होता है तो हम यहाँ पे एक तरीके से 60 दिन का क्या लगा देंगे, सस्पेंशन लगा देंगे, पॉज लगा देंगे, ताकि यहाँ पे प्रॉपर सप्लाई ऑफ लेबर हो सके ड्यूरिंग द एग्रीकल्चरल सीजन। लेकिन ये चीज आपके मनरेगा एक्ट में नहीं थी कहीं पे भी मेंशन। उसके बाद चेंज इन फंडिंग पैटर्न, सबसे बड़ा बदलाव और जिस पर ऑपोजिशन जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे अपोज कर रहा है इस बिल का, वो इसी कारण से कर रहा है क्योंकि मनरेगा जो स्कीम थी वो कंप्लीटली पहले क्या थी, सेंट्रल फंडिंग स्कीम थी। मतलब कंप्लीटली यहाँ पे जो पैसा आता था वो सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा आता था। जो भी यहाँ पे अनएम्प्लॉयड के अलाउंसेस दिए जाते थे वो भी केंद्र सरकार के द्वारा ही दिए जाते थे। मतलब अगर किसी व्यक्ति को आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो तो उसका जो हर्जाना अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के तौर पे दिया जाता था वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता था। लेकिन अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर क्या डाल दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई है कि अब यहाँ पे जो भी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस होगा, जो भी कॉस्ट आएगी, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आएगी, वो स्टेट को बियर करनी पड़ेगी। और इसका रेशियो भी इन्होंने डिसाइड कर दिया है। तो इन्होंने कहा है कि ऐसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए और हिमालयन और यूटीज के लिए जो जहां पे लेजिस्लेचर है वहां पे जो रेशियो होगा दैट इज 90:10, 9:1 का रेशियो होगा। ठीक है, कि यहाँ पे जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो 10% और जो यहाँ पे हमारी केंद्र सरकार है वो 90% देगी, कंट्रीब्यूट करेगी, अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स की बात करते हैं। और अदर स्टेट्स के लिए यही रेशियो कितना है, 60:40। और ये जो रेशियो है ये काफी ज्यादा है। मतलब पहले तो इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी स्टेट्स के ऊपर, लेकिन अब सीधे सीधे 40% यहाँ पे इनको क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा।
और इसी पे क्या हो रही है, पूरी कंट्रोवर्सी हो रही है कि अब पूरा बर्डन यहाँ पे एक तरीके से स्टेट्स के ऊपर जाने वाला है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट्स के ऊपर होने वाली है। 100% सेंट्रल फंडिंग फॉर यूटीज विदाउट द लेजिस्लेचर, और ऐसी यूनियन टेरिटरीज जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है वहां पे पूरी की पूरी फंडिंग केंद्र सरकार के द्वारा ही की जाएगी। Under Manrega, the central funded 100% of unskilled wage cost. Now state shares significant financial responsibility. तो मनरेगा में ऐसी कोई भी ऐसा रेशियो नहीं था, शेयरिंग रेशियो नहीं था। 100% कौन करता था, केंद्र सरकार करती थी। उसके बाद नॉर्मेटिव एलोकेशन मॉडल, अब ये क्या चीज है, ये भी एक नई चीज इंट्रोड्यूस की गई है इस बिल में, विकसित भारत जीराम जी बिल में, कि सेंट्रल गवर्नमेंट शैल डिटरमाइन स्टेट वाइज नॉर्मेटिव एलोकेशन फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब्ड ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स। अब यहाँ पे जो भी स्कीम्स बनाई जाएंगी इस बिल के बाद 6 महीने का टाइम दिया गया है कि आप इस बिल के अकॉर्डिंग स्कीम्स बना लीजिए स्टेट गवर्नमेंट्स को, और उन स्कीम्स के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए जो भी यहाँ पे फंडिंग होगी, जो भी यहाँ पे एलोकेशन होगा, फाइनेंशियल एलोकेशन होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, वो हमारी सेंटर डिसाइड करने वाली है। पहले यही मॉडल क्या चलता था कि पहले स्टेट्स यहाँ पे डिमांड करती थी कि हमें इतनी इतनी फंडिंग चाहिए और स्टेट और सेंटर उस अकॉर्डिंग वो फंडिंग यहाँ पे फुलफिल करती थी उन रिक्वायरमेंट्स को, लेकिन अब यहाँ पे सेंटर डिसाइड करेगी, ना कि स्टेट्स डिसाइड करेगी। तो एक तरीके से ये जो पूरा मॉडल है ये डिमांड ड्रिवन से क्या हो चुका है, सप्लाई ड्रिवन हो चुका है। नॉर्मेटिव एलोकेशन का मतलब होता है कि जहां पे एक ऐसा सिस्टम वेयर अ सेंट्रल अथॉरिटी सेट द फिक्स्ड प्रिंसिपल लिमिट्स फॉर फंडिंग और रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन टू द स्टेट्स। मतलब नॉर्मेटिव एलोकेशन का मतलब होता है कि जहां पे सेंटर डिसाइड करती है कि कितनी लिमिट हमें लगानी है, क्या हमें प्रिंसिपल सेट करने हैं फंडिंग के लिए, स्टेट्स की फंडिंग के लिए। ठीक है, Any expenditure beyond this allocation shall be borne by the state government। और इस बिल में क्लियरली बोला गया है कि अगर इससे बियॉन्ड कोई यहाँ पे एक्सपेंसेस होते हैं तो वो कौन बियर करेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट बियर करेगी। तो एक तरीके से पूरा यहाँ पे जो बर्डन है वो धीरे धीरे शिफ्ट किया जा रहा है स्टेट्स की तरफ। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग। अब यहाँ पे जो मेन एजेंडा है, मेन ऑब्जेक्ट है इस बिल के पीछे कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं। और पहले जो हमारी मनरेगा स्कीम थी उसमें कहीं से भी कोई ट्रांसपेरेंसी वाले कोई मेजर्स नहीं थे, है ना। जितना भी फंडिंग जाती थी, जितना भी ग्रांट जाता था, उसका कोई अकाउंट प्रॉपर नहीं दे पाता था, है ना। इवन यहाँ पे मिस एप्लीकेशन ऑफ फंड्स भी हुआ है। तो इसी चीज को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे सरकार इस बिल के थ्रू क्या लेकर आई है, AI बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन, कि अगर कहीं पे भी फ्रॉड का डिटेक्शन होता है तो AI ऑलरेडी क्या कर लेगा, उसको डिटेक्ट कर लेगा। GPS एंड मोबाइल मॉनिटरिंग, वीकली पब्लिक डेटा डिस्क्लोजर्स, कि हर हफ्ते यहाँ पे पब्लिक डेटा का डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि कितने लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, कितनों को नहीं दे रहे, पूरी हर चीज। और बाय एनुअल सोशल ऑडिट भी करवाई जाएगी, एनुअली नहीं, बाय एनुअल। ठीक है, मतलब साल में 2 बार सोशल ऑडिट करवाई जाएगी। एंड सेंट्रल एंड स्टेट स्टीयरिंग कमिटीज फॉर ओवरसाइट, और यहाँ पे इवन स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर कुछ कमिटीज बनाने की भी यहाँ पे सिफारिश की गई है ताकि इस पूरे मैकेनिज्म को यहाँ पे सुपरवाइज किया जा सके। और इवन इस बिल में ये भी कहा गया है कि यहाँ पे अगर 15 दिन के अंदर वेजेस नहीं पे करते, वैसे तो बोला गया कि 7 दिन के अंदर आपको क्या करने हैं, वेजेस पे करने हैं, 7 दिन के अंदर आपको वेजेस पे करने हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हो, 15 डेज का अगर डिले होता है, तो वो भी एक तरीके से जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आपको बियर करनी पड़ेगी। तो ये सारे प्रोविजंस यहाँ पे लाए गए हैं और इसी चीज पे क्या हो रही है, पब्लिक डिबेट हो रही है। अब कुछ जो सपोर्टर्स हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहते हुए सपोर्ट कर रहे हैं कि ये क्या करने वाली है, ये एक रोबस्ट फ्रेमवर्क यहाँ पे प्रोवाइड करने वाली, एम्प्लॉयमेंट गारंटी को मॉडर्नाइज करने वाली है, हमारा जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है मनरेगा का। ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, यहाँ पे इसमें क्या होंगे, जॉब क्रिएशन होंगे विद नेशनल प्रायोरिटीज। और यहाँ पे इवन क्या था, एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ कि मेनली जो फोकस किया गया है जॉब क्रिएशन एक्टिविटीज पर, वो वाटर से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, रोड कनेक्टिविटी से रिलेटेड जो यहाँ पे काम होंगे वही यहाँ पे क्या दिए जाएंगे, उन्हीं पर एलोकेशन किया जाएगा। तो एक तरीके से उन पर भी फोकस किया गया है। और जो इसके क्रिटिक्स हैं वो ये कह रहे हैं कि मनरेगा क्या कर रही है, मनरेगा एक तरीके से पूरी बजट कैप प्रोग्राम यहाँ पे कन्वर्ट कर रही है। मतलब बजट के अकॉर्डिंग, कितना बजट है सरकार का, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एलोकेशन किया जाएगा।
लेकिन वहीं पे हमारे जो एग्रीकल्चरल मिनिस्टर है उनका ये कहना है कि हम यहाँ पे पिछली सरकार से ज़्यादा अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं अमाउंट मनरेगा जैसी स्कीम्स के लिए, रूरल गारंटी स्कीम्स को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए। और यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स को भी क्या किया गया है, बहुत सारी स्कीम्स को भी मतलब एक तरीके से एक्यूमुलेट किया गया है। अब जो जितनी भी आपकी स्कीम्स है, जैसे कि पीएम गति शक्ति स्कीम हो गई, तो इन सबको एक ही कैप के अंदर लेकर आने की कोशिश भी की जा रही है। एंड रिमूविंग द महात्मा गांधी नेम, सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तो इसीलिए यही है कि महात्मा गांधी का नेम यहाँ से रिमूव किया जा रहा है। तो वो ऑपोजिशन जो है वो इसी बात पे लगा हुआ है कि दो बातों पर इनका ऑपोजिशन है। एक तो महात्मा गांधी का नेम रिमूव किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, मतलब जो स्टेट का एलोकेशन है वो भी यहाँ पे ज़्यादा किया जा रहा है। स्टेट की फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बर्डन शिफ्ट किया जा रहा है स्टेट्स के ऊपर। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो बिल है इसके बारे में समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।